मैट्रिक्स की इस प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एक जो एक्स ट्रांसपोज ए मल्टीप्लाई बाई एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स दे रखा है। अगर ये स्टूडेंट ने पहले कभी ज़्यादा देखा हुआ है तो इस क्वेश्चन को जल्दी करेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में टाइम लगने वाला है। वैसे ही पहले क्वेश्चंस में यूज़ हो चुका है, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा तो उसके लिए एग्जामिनेशन में करने में टाइम लगने वाला है। मैं तो यहाँ समझाऊंगा कि ये होता है तो ये जो मैट्रिक्स ए होती है ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होती है, लेकिन अगर नहीं है पता तो मैं उसको प्रूव कर देता हूँ, अदरवाइज हम इसको लर्न कर लें क्योंकि आगे और क्वेश्चंस में इसको वो यूज़ कर सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में इसको यूज़ करके इन्होंने इस क्वेश्चन स्टैंडर्ड बहुत एनरिच कर दिया है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जो मैट्रिक्स ए होगी ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, हम इसको एक बार आपके लिए प्रूव भी कर देते हैं। और इन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बोली है, फॉर ऑल नॉन जीरो 3/1 मैट्रिक्स कैपिटल एक्स जिसके अंदर एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स है, यानी कि जो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। इसका मीनिंग इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। ठीक है, तो सही है। हमने एक काम करा आपको प्रूव करने के लिए कि यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स होगी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, तो उसके लिए पहले हमने एक्स का ट्रांसपोज किया तो ये मिल जाएगा एक्स वाई जेड, और ए हमने कोई मैट्रिक्स लेट कर ली A11 A12 A13 3/3 है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सभी को लेट करना आता है, इसमें कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं है। और ये कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड जो कि हमें गिवन है, और ये नल मैट्रिक्स है और शायद ये ऑर्डर 1 की ही आएगी। रीज़न क्योंकि ये मैट्रिक्स आपकी 3/1/3 है, दूसरी मैट्रिक्स आपकी 3/3 है, और तीसरी मैट्रिक्स आपकी 3/1 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किस ऑर्डर की मिलेगी 1/3, और जब 1/3 मैट्रिक्स को हम इस 3/1 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1/1 की ही मैट्रिक्स मिलेगी, यानी उसमें एक ही एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स एक केवल एक एलिमेंट की मिलेगी जिसके अंदर एक जीरो होगा। ठीक है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x टाइम्स ऑफ A11 आएगा प्लस y टाइम्स ऑफ A21 आएगा, फिर z टाइम्स ऑफ A31 आएगा। इसका ऑर्डर 1 3 आएगा, यानी कि रो मैट्रिक्स आने वाली है। फिर दूसरा एलिमेंट जनरेट होगा, उसमें x टाइम्स ऑफ A12 आएगा, फिर y टाइम्स ऑफ A22 आएगा, फिर z टाइम्स ऑफ A32 आएगा। ठीक है, और तीसरा एलिमेंट क्या बनेगा, x टाइम्स ऑफ A13 y टाइम्स ऑफ A23 एंड z टाइम्स ऑफ A33। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लाई करके मिल गई। इसको अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स x y और z। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 1/3 है वो 3/1 है, तो 1/1 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। तो एक ही एलिमेंट मिलेगा तो उसको इक्वल टू 0 रख लूंगा मैं। तो x टाइम्स ऑफ क्या मिला, x A11 y A21 और z A31, फिर प्लस y टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा, x A12 y A22 और z A32, प्लस क्या मिलेगा z टाइम्स ऑफ x A13 y A23 और z A33। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 हमने इसे रख दिया। अब इसके बाद यहाँ एक कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि ये एलिमेंट लेफ्ट और राइट दोनों ही जीरो है, वो जीरो तो ये भी जीरो होगा, लेकिन ये जीरो कब बन सकता है, इसने कहा कि एक्स इसके एलिमेंट सारे जीरो नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स वाई जेड कभी भी जीरो नहीं बनेंगे, तो किसकी वजह से ये जीरो बनेगा, तो उसको देखो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक यहाँ से वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, और एक यहाँ से जेड स्क्वायर का टर्म आएगा। तो यहाँ से मिलेगा A11 एक्स स्क्वायर, फिर A22 वाई स्क्वायर, फिर A33 जेड स्क्वायर, प्लस अब सम एक्स वाई मिलेगा, एक्स वाई यहाँ से मिलेगा, एक एक्स वाई यहाँ से मिलेगा, यहाँ से तो एक्स वाई मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जेड है। तो कितने एक्स वाई मिलेंगे उसे देखो जरा, यहाँ मिलेगा A21 और यहाँ से मिलेगा A एक्स वाई, यहाँ से मिलेगा A12 और मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस एक्स वाई, फिर क्या मिलेगा
एक्स जेड के साथ क्या नजर आएगा, A31, और यहाँ से एक्स जेड के साथ क्या नजर आएगा, प्लस A313, हाँ, और यहाँ मिलेगा आपका एक्स जेड। फिर कौन बच गया कि सर ये तीनों यहाँ से हो चुके, अब एक्स वाई जेड भी हो गया हमारा, वाई जेड ले लेते हैं ना, वाई जेड। तो वाई जेड क्या मिलेगा हमें यहाँ से, वाई जेड को मल्टीप्लाई करो तो A32, और यहाँ से वाई जेड क्या मिलेगा, A23, और इक्वल टू 0। अब ये 0 रहे, प्रोवाइडेड एक्स वाई जेड 0 कभी भी ना हो, तो देयर कोफिशिएंट मस्ट 0, तो इन कोफिशिएंट्स को ही 0 होना पड़ेगा। और यहाँ से आपको शायद साफ साफ दिख रहा होगा कि A11 क्या होता है, A22 क्या होता है, A23 क्या होता है, A33, ये तो सब 0 शायद इस जगह पे आते हैं डायगोनल पे, जहाँ पे आई और जे क्या होते हैं, सेम वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बात ठीक। अब एक्स वाई फिर 0 नहीं होना, एक्स वाई में कोई 0 नहीं, तो इनको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या दिखाई देगा, यहाँ से दिखाई देगा आपको A21 इक्वल टू माइनस A12। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर इस तरीके से माइनस टाइम्स होगा तो यहाँ पे हमारा कहीं पे A21 आएगा, यहाँ पे 12 होगा, और ये आपस में अपोजिट साइन के, तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्री वाले ये एलिमेंट क्या होते हैं, नेगेटिव साइन में होता है ना। तो इस तरीके से आपको स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसका मीनिंग मैं अगर ये समझता हूँ, ऐसे ही इसके साथ भी हो रहा है, इस कोफिशिएंट को भी 0 होना पड़ेगा। तो A31 प्लस A13 0 का मतलब क्या है, A31 माइनस टाइम्स ऑफ A13। A13 कहाँ होगा, A13 यहाँ होगा, A31 यहाँ होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट साइन के होते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में। सिमिलरली A32 और A23, 23 यहाँ आएगा, 32 यहाँ आएगा, और ये आपस में अपोजिट साइन के। अगर इसको हम 0 रखेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट था इसका वाई जेड है ना, 23 है ना, 23 वाई जेड था, ये हमने लिखा नहीं, अब ध्यान आ गया। तो इस तरीके से कोफिशिएंट्स को 0 होना पड़ेगा। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि ये इसके अपोजिट साइन का बनने वाला है, ये इसके अपोजिट साइन का, जो यहाँ एलिमेंट होगा ये इसके अपोजिट साइन का, और डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होने की वजह से कंफर्म हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो देखिए यहाँ तक जितना काम हमने करा ये प्रोडक्टिव है जरूर, पर जो है अगर किसी स्टूडेंट को ये लर्न है तो उसने तो ये सब काम करना ही नहीं था कायदे से, है ना। अगर नहीं करना था तो क्वेश्चन में कितना बचा, केवल इसको देखते, क्वेश्चन में केवल इतना बचा आपके लिए कि अगर हम इसको इरेज कर दें तो हमें केवल इतना पता पड़ गया कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब ये वाली मेहनत हमारी किस तरह से बच जाती अगर हमें ये याद होता। अब ये हमें याद है, अब हमने सीधा ए मैट्रिक्स को लेट करना है कुछ इस तरीके से कि डायगोनल एलिमेंट्स को सबको क्या लेना है, 0, और यहाँ पे आप ले लीजिए ए बी सी का यहाँ पे माइनस सी ले लीजिए, बी का यहाँ माइनस बी ले लीजिए, और ए का यहाँ पे माइनस सी ले लीजिए। आप ए बी सी यहाँ भी ले सकते हैं, माइनस भी यहाँ भी ले सकते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक ए मैट्रिक्स हो गई। और अब हमारा कहानी चालू होती है इन दो इक्वेशन से, और फिर हम ए प्लस आई का डिटर्मिनेंट हमसे पूछा गया, वो पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए प्लस आई, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू हमसे पूछी गई। तो एक नंबर आएगा उसमें वो इस तरह का होगा, अल्फा बीटा गामा, इसकी फॉर्म दे रखी है 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा और 5 की पावर गामा। अल्फा बीटा गामा निकाल लेंगे, फिर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालना है, और ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये वाला काम हमें करना है। इससे पहले हमें यहाँ पे ए बी सी ओ निकालने पड़ेंगे, है ना। उसके लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखा है, ए टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मैंने ए यहीं से चुरा लिया, ए मेरा यही है, और यहाँ पे लिख लिया 1 1 1 एंड इक्वल टू क्या मिला आपको यहाँ पे 1 4 5, 1 4 और -5 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 0 मिल जाएगा। यहाँ से a प्लस बी ये इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको देखें तो यहाँ पे मिलेगा -a प्लस सी इक्वल टू 4, यहाँ से क्या मिलेगा -b माइनस सी इक्वल टू -5, एक क्वेश्चन ये मिल गई। अब यहाँ पे लिखना है 1 2 1 और 0 4 -8, तो एक काम करते हैं इसे हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे यही लिख देते हैं, क्या 1 2 1 और 0 4 8, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन से मिल जानी चाहिए। वैसे देखते हैं कोई मल्टीप्लाई करके यहाँ से क्या मिलेगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या मिलेगा -a प्लस सी इक्वल टू 4, एंड यहाँ से क्या मिलेगा -b माइनस 2c इक्वल टू
ये हमारा -8 है। क्लियर? तो ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी इक्वेशन मिल जाएगी, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो -a माइनस बी इक्वल टू -1। ये तो a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गई, तो सेम इसी के इक्वल है, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, इसके मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, हमें जरूरत भी नहीं है यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि अभी आगे इक्वेशन और है, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। हम इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और हम या इसको कर ले, बात एक ही है, और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो -b इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ये -2, है ना। तो इससे दिस माइनस दिस क्या, तो -b इज इक्वल टू -2, यानी b की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। अब तो आसान हो गया, b को यहाँ पे 2 रख दीजिए तो a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे -1। a और b आ गए, c चाहे यहाँ से निकालो, यहाँ से एक ही बात है। मैं यहाँ पे a को -1 रख देता हूँ, -1 रखा तो +1, तो c की वैल्यू यहाँ से हमें नजर आ गई 3। तो a b c तो मिल गए हमें, अब तो काम ही खत्म हो गया। अब हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, a b c की वैल्यू रख के यहाँ पे 0। a कितना है हमारा, a है हमारा यहाँ पर, अच्छा a अभी नहीं निकाला, चलो a भी निकाल लेते हैं। b को यहाँ पे रख दीजिए 2, तो 2a प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू आ गया हमारा -1। ठीक है, a को रख दीजिए -1, यहाँ -1 आएगा तो +1 हो जाएगा। b को रख दीजिए यहाँ पे 2, तो ये 2 है, तो ये अपने आप -2 हो जाने वाला है। और c की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो c को 3 रख दीजिए, तो ये -3 हो गया, 0 0 0। ये हमारा मैट्रिक्स a आ गया। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो हम लिख लेंगे, अब जब आएगा तब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे थ्योरम यूज होती है, देखो ट्वाइस ऑफ a प्लस आई भी एक मैट्रिक्स ही होगी, है ना। तो हम जो है अब इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ किसी मैट्रिक्स x का लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x की पावर n-1 होता है, n वहाँ पे ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे कैपिटल x का काम कौन कर रहा है, ये वाली पूरी मैट्रिक्स, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस आई। थ्योरम से याद करना जरूरी है, इसकी पावर n-1, ये 3 की है, तो यहाँ 2 बन जाएगा, तो 3 - 1 इक्वल 2। एक थ्योरम और होती है, k टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी a लिखा है और k एक नंबर है, a एक मैट्रिक्स है, तो जब ये बाहर आता है तो उसके ऑर्डर की पावर ऊपर आती है। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर कितना आएगा, ऑर्डर कितना है, a का 3 है, a प्लस आई का भी 3 होगा, तो 3 बाहर आएगा, लेकिन उसका होल स्क्वायर नंबर है, मैंने बाहर ले लिया, तो उसका होल स्क्वायर भी आएगा। फिर a प्लस आई का डिटरमिनेंट निकालना है। अच्छा, आप खुद बताइए, ये मैट्रिक्स आपकी a है, और अगर इसमें मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐड करता हूँ, तो डेफिनेटली जो डायगोनल एलिमेंट्स उसमें 1 1 1 ऐड हो जाएगा, है ना। और सब तो 0 है, 0 ऐड होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ठीक है, a प्लस आई भी इजीली हमें ऑब्टेन हो गया, विच इज 1 1 1 हेयर, है ना, इन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब मुझे इसका केवल डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, और ये वैल्यू हम इसके बराबर रखेंगे। अब a प्लस आई का डिटरमिनेंट निकाल लें, a प्लस आई का डिटरमिनेंट, क्योंकि ये a प्लस आई बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर 1 हमने ऐड कर लिया था। तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना बहुत आसान है, फर्स्ट रो से ओपन कर रहे हैं 1, तो यहाँ मिल गया 1 प्लस 9, ठीक। फिर -1 तो यहाँ +1 बन जाएगा, फिर इसको देखा तो 1 और -6 तो +6 बन जाएगा, फिर +2 और ये बन जाएगा -3 और -3 और +2। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू मिल जाएगी, तो 10 + 7 माइनस, और ये मिलेगा -1 -2, तो यहाँ से मिल गया आपको ये 15। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 15, a प्लस आई का डिटरमिनेंट आ गया आपको 15। तो ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 6, और ये मिलेगा 15, इसका होल स्क्वायर भी था ऊपर, तो 15 को लिया 3 × 5 होल स्क्वायर, तो 2 की पावर 6, और ये 3 की पावर हो गया 2 और 5 की पावर 2 हो गया। तो अल्फा हो गया 6, बीटा हो गया 2 और गामा हो गया 2। तो अल्फा को 6 रखते हैं तो 36, 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो 40 और ये 4, तो यानी रिजल्ट आ जाएगा आपका 44। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आने वाला है विच इज 44। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, अगर हम ये जानते थे कि x टाइम्स x ट्रांसपोज a और x, अगर ये नल मैट्रिक्स बनता है और ये 3/3 है, ये आपका 1/3 है और ये 3/1 है, तो ये जो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बन रही है, तो a को स्क्यू सिमेट्रिक ही होना पड़ेगा। तो उसके बाद तो कैलकुलेशन इसके अंदर कहीं भी कुछ नहीं रह जाती, लेकिन अगर वो नहीं पता है तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी बढ़ने वाली है। तो मैं कहता हूँ आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है कि हमें ये लर्न करके जाना चाहिए।